कार सस्ती, बाइक सस्ती, ट्रैक्टर सस्ते, घड़ी, जूते, कपड़े सब सस्ते। 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से यह कहा कि जीएसटी में रिफॉर्म आने वाला है और देश को डबल दिवाली तोहफे मिलने वाले हैं, उसके बाद से ही लगातार पूरे देश में चर्चा छाई हुई है कि कब जीएसटी की दरों में कमी आएगी और कितनी कमी आएगी, उनकी जेब को कितनी राहत मिलेगी, कौन सी चीज़ सस्ती होगी, कौन सी चीज़ महंगी हो जाएगी। इसी पर लगातार डिबेट चल रही है और अब ये इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की 2 दिन की बैठक 3 और 4 तारीख को देश की राजधानी नई दिल्ली में होने वाली है। लेकिन इस जीएसटी की नई दरों के आने के बाद जैसे कयास लगाए जा रहे हैं, जैसा कि कहा भी गया है कि जीएसटी की दरों में बदलाव होगा, उसके बाद चीजें क्या वाकई में सस्ती होंगी। आज की तारीख में यानी 2 तारीख को जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज की तारीख में जो सामान मिल रहा है जिस कीमत पर, क्या जीएसटी की दरों के बाद वो सामान उतने प्रतिशत की कमी के हिसाब से ही कम हो जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं उन उत्पाद को बनाने वाली और बेचने वाली कंपनियां बीच में जो मिडिलमैन होते हैं वो कुछ खेल करके अपने मुनाफे को बढ़ाकर ग्राहक तक वो राहत नहीं पहुंचने देंगे। आज बड़े पैमाने पर सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। 2 खास मेहमान और हमारे एक घरेलू मेहमान, इनको कहेंगे कि जुड़ चुके हैं, अभी ऑफिस से की जगह आज घर से हैं, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद नहीं है। शिशिर जी हमारे एनबीटी के बिजनेस एडिटर हैं। शिशिर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अतुल जैन सर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जीएसटी स्पेशलिस्ट हैं और जीएसटी की पूरी एबीसी XYZ तक बेहतरीन तरीके से जानते समझते हैं। पिछली वीडियो में भी आपने उनकी सरलता के साथ समझाई गई बातों को बहुत सराहा था। सर बहुत बहुत स्वागत है। अतुल सर, पहले एक ब्रीफ हम चाहेंगे, बता दीजिए इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, क्योंकि क्या सस्ता हो रहा है, क्या महंगा होगा, बहुत सारी वीडियो की बाढ़ आई हुई है, लेकिन ये वीडियो सबसे अलग क्यों होने वाली है, बताइए सर। नमस्कार शिशिर जी, नमस्कार रविंदर जी, बहुत बहुत आपका आभार कि फिर से इस शो में बुलाने के लिए। और आई थिंक पिछले बार से 2 हफ्ते निकल चुके हैं और इस बीच जो हमने देखा है, सुना है, तो काफी चीजें और निकल के आई हैं। और पिछले वीडियो में जो हमने जिन वस्तुओं के ऊपर बात करी थी, उसमें कई वस्तुएं ऐसी थी जिनको मैं शायद नहीं बता पाया, और जो हमारे एक आम आदमी की रोज की जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं। और ना केवल वस्तुएं, बल्कि जो हमारी सेवाएं हैं, जो हम सेवाएं ले रहे हैं, उन पे भी प्रकाश में डालूंगा। और आज कुछ मैंने ऐसा सोचा था जब ये आपने बुलाने का निमंत्रण दिया, कि मैं इसको एक ऐसे तरीके से समझा पाऊं कि जो आम आदमी है वो अपने रोजमर्रा के जीवन से उसको जोड़ सके, कि भाई वो जिनमें अगर ये टैक्स कम होने जा रहा है तो वो उसके रोजमर्रा के जीवन को कैसे प्रभावित करेंगी, या कहाँ पे उसको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो उसमें मैंने कुछ ऐसा सोचा कि अगर आप आज्ञा दें, कि जैसे हमारा मानव शरीर है, तो हम बालों से शुरू होते हैं और नीचे पांव तक पहुंचते हैं। तो क्या ये जो वस्तुएं जिनके रेट कम होने जा रहे हैं, क्या ये वाकई में हमारे शरीर से भी जुड़ी हुई है? जो वस्तुएं हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वस्तुएं हैं, बालों से जुड़ी हुई हो सकती हैं, आंखों से जुड़ी हुई हो सकती हैं, हमारे शरीर से जुड़ी हुई हो सकती हैं, दांतों से जुड़ी हुई हो सकती है। तो क्या ये सस्ते होने वाली हैं? क्या ये ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे शरीर को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं? तो मैंने कुछ उस टाइप से विश्लेषण करने की कोशिश की है, जो मैं आज के इस साक्षात्कार में बताना चाहूंगा। तो अगर आपके तो मैं शुरू कर सकता हूँ। बिल्कुल, एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे, सिर से लेकर पैरों, सिर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक हमारे वस्तुएं या सेवाएं, और कार और बाइक की तो जरूर बात होगी। और अभी एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था कि अगस्त के महीने में जब से ये खबर आई कि जीएसटी की दरें कम होंगी और कारें सस्ती हो जाएंगी, तो जो कार बेचने वाले हैं उनको इस बार थोड़ा झटका और सदमा इस वजह से लगा है क्योंकि कारों की बिक्री में कमी आ गई है। पहले शिशिर जी ये जरा बता दीजिए, 3 और 4 तारीख की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है। जीएसटी काउंसिल क्या है और पूरी देश की नजर इस पर क्यों है? देखिए, जीएसटी काउंसिल एक सबसे बड़ी मतलब एक तरह से कह लीजिए कि उसी के पास सारा अधिकार है। उसके चेयरमैन केंद्र सरकार के वित्त मंत्री होते हैं, और उसमें सारे राज्य के वित्त मंत्री, जिनके पास भी वित्त मंत्री नहीं है, कहीं कहीं होता है कि मुख्यमंत्री को वित्त का प्रभार है, तो मुख्यमंत्री उसके सदस्य होंगे, और वो सारे बैठते हैं, और उसकी मीटिंग ही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कहलाती है।
एज पर जीएसटी लॉ, जो जीएसटी कानून बना है संविधान संशोधन विधेयक के जरिए, उसमें प्रावधान है कि हर 3 महीने पर जीएसटी काउंसिल की एक बैठक होगी। हालांकि इस बार थोड़ी सी देरी हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है और लोगों को डबल गिफ्ट दिवाली का, जैसा कि पीएम मोदी ने हम लोगों से कहा है। तो अतुल जैन साहब, मैं आपसे एक चीज, जैसे हमने चर्चा की कि फिर से आज जीएसटी पे चर्चा करेंगे, तो हमारे तमाम मित्र, इवन पत्रकार बंधु भी पूछ रहे थे कि वाकई में कुछ सस्ता हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या महंगा हो जाएगा या कुछ सस्ता भी होगा? आप जरा प्रकाश डालें। हाँ, देखिए, बिल्कुल आपका जो प्रश्न है बिल्कुल सही है। तो देखिए, जो सस्ता होने की तो बात है ही है, और लेकिन जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, जो मुझे ध्यान पड़ रहा है कि जो वस्तुएं हमारी कुछ 12% में है, वो हो सकता है 18% में चली जाए। और इसमें एक जो बड़ी आपने जैसे प्रश्न किया, तो अगर मैं यहीं से शुरुआत करूं, तो जैसे अभी जो हमारा हवाई या विमान का जो सफर है, उसमें फिलहाल क्या है कि जो इकोनॉमी क्लास है, अदर देन जो इकोनॉमी क्लास है, वहां पे हमारा 12% का जीएसटी रेट है, और इकोनॉमी क्लास में 12 से कम है। तो इसकी उम्मीद की जा रही है कि इसको जो है ये 18 पे चला जाएगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब यहाँ पे रेट जो अदर देन इकोनॉमिक क्लास है, या जो बिजनेस क्लास कह लीजिए, जो प्रीमियम क्लास है, वो शायद 18 पे चली जाए। तो ये सेवाओं के मामले की बात है। जहां तक वस्तुओं की बात है कि हम कहें कि कोई चीज 12 से 18 में जाने की संभावना है, तो जो मैं देख रहा था, जितना मैंने अध्ययन किया, तो पता चला कि देखिए, जो 12% में काफी वस्तुएं हैं, जैसे जो हमारे जूते हैं, या जो अपरेल्स हैं, या जो कपड़े हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, इनमें आज की डेट में 1000 रुपए तक में 5% की व्यवस्था है गारमेंट्स के केस में। तो अब इस केस में वो ये चाह रहे हैं कि जो वैल्यू जो है इसकी बढ़ा के इसको बढ़ा दिया जाए, मे बी 1000 से 2500 तक चला जाए। अभी कयास ही चल रहे हैं, जब आएगा तब पता चलेगा, लेकिन शायद ये बात आ रही है कि 2500 तक ये आपके 5% पे रह जाएंगे। और क्योंकि पहले क्या था, 1000 रुपए से ऊपर होते साथ ही इसके ऊपर 12% था, तो अब ये शायद 2500 रुपए तक में 5% पे हो जाएंगे, और उसके बाद अगर 12% रखता है, तो फिर आप मान लीजिए कि 18% पे चले जाएंगे। ऐसे ही जूतों के लिए है। जूतों के केस में आज की डेट में 1000 से नीचे 12% है, और इसमें भी बात यही चल रही है कि शायद ये 1000 से 2500 तक अपना 5% कर दें, और 2500 से ऊपर फिर आपका 18% हो जाए। तो इसमें दोनों ही चीजें हैं, नीचे भी रेट आएंगे लेकिन ऊपर भी जाएंगे। तो ये तो कुछ, अदरवाइज तो क्या है कि देखिए, और बहुत सी वस्तुएं हैं जो कि आम रोज की चीजें नहीं है, तो मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मूलतः जो हमारे आम जीवन को प्रभावित करने वाली चीजें हैं, जहाँ पे की संभावना है कि ये जाएंगी, वो शायद ये हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ज्यादातर वस्तुएं तो जो है वो आपकी नीचे ही आएंगी, चाहे 28 से 18 आए या आपकी 12 से 5 में आए। तो ज्यादातर वस्तुएं तो देखिए लाभ ही पहुंचाएंगी। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर आप मुझे अनुमति दे, तो मैं थोड़ा सा इसको इसी तरीके से समझाना चाहूंगा। प्लीज। बालों से शुरू करें तो देखिए, जो बालों में हम क्या है, हेयर ऑयल लगाते हैं, या आपके कुछ ऐसे आयुर्वेदिक आजकल कई चीजें आती हैं जो हम बालों को बचाने के लिए, मेरे तो खैर बाल जा चुके हैं तो बहुत थोड़े से बचे हैं तो शायद मैं तो उसके लिए उपयुक्त आदमी नहीं हूँ। लेकिन जो और बहुत से लोग रोजमर्रा में अपने बालों को संभालने की कोशिश करते हैं, या कंघा इस्तेमाल कर रहे हैं, या हेयर पिन इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए वो चीजें भी सस्ती हो जाएंगी, होनी चाहिए। जहाँ तक जो हेयर ऑयल का बात है, वो भी 18% की कैटेगरी में है। तो अब चूंकि ये बिल्कुल आम जीवन को प्रभावित करने वाली चीज है, तो ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ कैटेगरी में ये हेयर ऑयल आपका नीचे आ जाए। लेकिन ये आने पे ही पता चलेगा, क्योंकि इसमें हो सकता है कोई वैल्यू लिमिट लगा दे, जैसे मैंने कपड़ों के लिए कहा या जूतों के लिए कहा। हो सकता है कि किसी वैल्यू लिमिट तक ये 18 रखें, और उससे नीचे हो सकता है 5 रख दें। अब मैं आता हूँ आंखों के ऊपर। अब आपने भी चश्मा लगाया हुआ है, मैं भी चश्मा लगाता हूँ, तो देखिए बड़ी खुशखबरी है, जो चश्मे हैं वो सस्ते हो जाएंगे, और सस्ते हो जाएंगे, आपके जो ग्लासेस हैं वो सस्ते हो जाएंगे। ये 12% की कैटेगरी में आते हैं, ये अब 5 में आ जाने चाहिए। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल फायदा दिखाई देता है। साथ के साथ इनसे जो चुनी हुई चीजें हैं, जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट हो गए, सर्जिकल इक्विपमेंट हो गए, आंखों से जुड़ी हुई जितने भी मेडिकल के आपके औजार कह लीजिए या यंत्र कह लीजिए, वो सारे
सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि वो सब 12% की कैटेगरी में है ज्यादातर। जो 18 में है, हम मानते हैं कि उसको भी सरकार ध्यान देके नीचे की कैटेगरी में लाना चाहेगी, क्योंकि वो फिर उसमें ये भी बात आती है कि आप एक कैटेगरी की चीजों को एक ही स्लैब में रखें। तो हम ये मानते हैं कि जो 18% में भी कुछ वस्तुएं हैं, ज्यादातर तो 12 में ही है, लेकिन वो भी शायद नीचे आनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं अपने दांतों पे। तो दांतों पे जैसे हम देखते हैं कि टूथ पाउडर है, टूथपेस्ट है, और ऐसे ही दांतों से जुड़ी हुई सर्जिकल चीजें बहुत है, क्योंकि आजकल तो आप देखते हैं कि दांतों से जुड़ी हुई इम्प्लांट्स आते हैं, बहुत सी चीजें आती हैं। तो वहां पे भी बहुत संभावना है कि वो 12 से 5 में आएंगी। और जहां तक टूथपेस्ट की बात है, ये 18% में है, लेकिन फिर वही बात आती है कि ये आम जीवन से जुड़ी हुई इतनी गहरी चीज है कि जो हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई ये भी शायद 5 में आ सकता है। लेकिन हाँ, 12% में जो इस समय वस्तुएं हैं, वो तो निश्चित रूप से आनी ही चाहिए 5% में। अब मेरे ख्याल से दांत के बाद, तो ये दांत जो है हमारे मुंह में ही है। अब मुंह से जुड़ी हुई चीजें तो सारी ही है, हम जो खा रहे हैं जो हम खाने की वस्तुएं हैं, वो इतनी सारी चीजें हैं जो कि सब सस्ती हो जानी चाहिए। जैसे आपका घी हो गया, तेल हो गया, बटर हो गया, चीज हो गया, प्रोसेस फूड हो गया। प्रोसेस फूड के अंदर आप जानते हैं कि बच्चे लोग नूडल्स, पास्ता, मैक्रोनी, ये सारे के सारे प्रोसेस फूड जो है सस्ते होने जा रहे हैं। ये सारे 12% से 5% में की कैटेगरी में आएंगे, जो खाने से जुड़ी हुई चीजें हैं। इसके अलावा आपका जो आपके बिस्लरी का बिस्लरी बोल रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट का नाम ले रहा हूँ, अदरवाइज जो 20 लीटर की जो आपकी पानी की जो बोतल आती है, ये भी 12% की कैटेगरी में है, और ये भी 5% में आ जानी चाहिए। फिर आपका बिस्किट्स है। देखिए, बिस्किट्स तो सभी इस्तेमाल करते हैं। आज की डेट में ये 18% में है, लेकिन यहाँ पे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये भी 5% में आने चाहिए। तो सीधा 18 से 5 पे आते हैं, तो काफी फर्क हमें दिखाई देता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये सब कयास ही है, और हम ये मानते हैं कि सरकार इन वस्तुओं पे, जो कि बिल्कुल हर एक आदमी के जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको भी इसके अंदर 5% में लाने की चेष्टा करें। जैन साहब, आप जीएसटी काउंसिल की शुरुआती, मतलब काउंसिल से पहले जो अधिकार प्राप्त समिति थी, आप उनसे भी संपर्क में रहे हैं, आप इसकी ड्राफ्टिंग से जुड़े रहे हैं। एक चीज बताइए, भारत में अभी 100% लोगों के पास छत नहीं है, मकान नहीं है। मकान बनाने के लिए सीमेंट बहुत ही जरूरी चीज है, बिना सीमेंट का कुछ नहीं होगा। सीमेंट पे 28% का जीएसटी है, और पिछले कुछ दिनों से सीमेंट कंपनियों के शेयर इसलिए चढ़ रहे हैं कि सीमेंट पे 28% से नीचे आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल। क्या कहना है सीमेंट के बारे में? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर सीमेंट जो है बेसिक मटेरियल है, और जैसा कि हम ये सुनते ही आ रहे हैं कि भाई दो जो कैटेगरी है, 28 और 12 वाली, ये सरकार समाप्त करने की संभावना है पूरी। तो सीमेंट जो है हमारा 28% में ही आता है, तो निश्चित रूप से सीमेंट जो है वो 28 से 18 आने की पूरी उम्मीद है। और इससे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, या जो जैसे आपने कहा कि जो लोग घर बनाने की सोच रहे हैं, तो देखिए 10% का जो फर्क आना बहुत बड़ी बात रहेगी। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बिल्कुल जाहिर सी बात है। साथ के साथ मैं इससे जुड़ी हुई चीजें को बोल दूं, तो जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, इसमें जो आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे जो हम सरकार को सेवाएं दे रहे हैं, आज आप देख रहे हैं कि आज की डेट में मोदी सरकार में बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जहाँ पे कि वो सारे सरकार ही उनको क्रियान्वित कर रही है। तो वहां पे जितने भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कंपोजिट सप्लाई के, कंपोजिट माने जहाँ पे आप श्रम को और वस्तुओं को दोनों को मिला के आप सेवाएं दे रहे हैं, तो वो सारी 12% में आती हैं इस समय। तो अगर जैसा बात आ रही है कि 12 को खत्म कर देंगे, तो मैं मानता हूँ कि ये भी शायद 12 से 5 में आ जाएंगे। तो ये भी उसी चीज से जुड़ी हुई है, जहाँ पे हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें, शायद चीजें तो नहीं, सेवाएं जो है वो भी सस्ती हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की आपने बात छेड़ी, तो ये उससे भी जुड़ी हुई चीज है कि वहां पर भी इसका सीधा रूप से हम फर्क देख सकते हैं। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा सर कि जो फ्लैट्स होते हैं मेट्रो सिटीज में और बड़े शहरों में, और भी जगहों पर जैसे फ्लैट्स जब खरीदने जाते हैं, तो उस पर भी जीएसटी लगता है क्या?
आपको लगता है कि उस पे भी विचार किया जाए है जीएसटी की दरों को कम करने के लिए, ताकि रियल्टी सेक्टर को भी फायदा मिल सके, आम आदमी के लिए, घर का सपना मिडिल क्लास के लिए थोड़ा और उसको राहत मिले? देखिए, जितना भी अब तक आया उसमें मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसमें मैं इतना कहता चलूं कि जो ऑलरेडी सरकार से जो जुड़ी हुई योजनाएं हैं इस रियल एस्टेट सेक्टर में, वहां ऑलरेडी कंसेशनल रेट अवेलेबल है। तो अब उसमें चूंकि ये सेवाओं से जुड़ा हुआ है, वहां मैंने कुछ ऐसा मेरे को नहीं दिखाई दिया। तो वहां पर है, सीधे तौर पे मेरे को अभी कहीं पे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि जो जहां तक ये हाउस कंस्ट्रक्शन के अंदर जो आपने बताया, वहां पे मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा फिलहाल। हाँ, सरकार से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं वहां पर पहले से ही इसके अंदर प्रावधान दे रखे हैं। वहां पे अगर कहीं पे 12% होगा तो हो सकता है कि वो और नीचे आ जाए। अदरवाइज क्योंकि इस सेक्टर के अंदर बहुत सारी मैं कहूंगा कि टेक्निकलिटीज हैं, उसमें अगर हम गए तो काफी लंबा खिंच जाएगा। लेकिन सीधे तौर पे यहाँ मुझे तो अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सर, किसानों को लेकर क्या राहत की उम्मीद की जाए? जैसे हमने जिक्र किया, ट्रैक्टर सस्ता हो सकता है, और जो बाकी कृषि यंत्र हैं उनका भी बारे में बताइएगा। और अगर हम देश की आधी आबादी की अगर बात करें, महिलाओं की अगर बात करें, हालांकि घर की गृह मंत्री वो होती हैं और सारे सामानों की खरीदारी की जिम्मेदारी, खर्चने की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों में होती है, लेकिन महिलाओं से जुड़ी पर्टिकुलर चीजों पर क्या असर पड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है जी। देखिए, महिलाएं जैसे आप अगर मैं मतलब महिलाओं से सीधी जुड़ी हुई चीजें तो जैसे गारमेंट्स ही हो गए, जो रोजमर्रा के पहनने के कपड़े हैं। मैंने पहले ही कहा कि उसमें सस्ता होने के पूरे पूरे अनुमान है। फिर आपके जितने भी किचन से रिलेटेड आइटम्स हैं, प्रोसेस फूड हो गया, जैम्स हो गया, जूस हो गए, ये सब सस्ते हो जाएंगे। फिर जो बर्तन है आपके, स्टील के बर्तन है, एल्यूमिनियम के बर्तन है, कॉपर के बर्तन है, ये सभी 12% की श्रेणी में है। ये सारे के सारे 5% में आ जाएंगे। महिलाओं से जुड़ी हुई और जो चीजें आप क्या कह सकते हैं, हैंड बैग्स है उनके हैंड बैग्स है जो वो अपना शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करती हैं, वहां पे सस्ता होने के पूरा अनुमान है, क्योंकि वो भी 12% की कैटेगरी में आते हैं। तो महिलाओं से जुड़ी हुई चीजें ये अपना। और इसके अलावा आप क्या बोलेंगे अगर मैं सोचूं तो किचन से, क्योंकि जनरली हम एकदम से महिलाओं का नाम लेते हैं। मैं तो घबरा रहा हूँ बोलने से, क्योंकि पता नहीं फिर ट्रोल करने लगे हमको। आप भी लग रहा है बचना चाह रहे हैं। तो महिलाएं तो जो है देखिए, मेकअप के सामान का भी बताइए ना सर, तमाम चीजों के बारे में, क्या वो भी राहत पाएंगी दाम में? दोबारा बताइएगा प्लीज। मेकअप का सामान सर, मेकअप का सामान। मेकअप का देखिए, कॉस्मेटिक्स तो देखिए, कॉस्मेटिक्स का तो ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा है कि भाई कॉस्मेटिक्स जो है वो आपकी सस्ती होने वाली है, जितना मैंने देखा है। कॉस्मेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ, लेकिन जो आपकी हाइजीन से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे नैपकिन्स है, आपके नैपकिन्स हो गए, फिर आपके कॉटन पैड्स वगैरह हो गए, वहां पर ये 12% की कैटेगरी में है, वो आपकी जरूर सस्ती हो जाएंगी। ऑलरेडी सैनिटरी नैपकिन्स तो आपके अलग कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो महिलाओं से संबंधित है। लेकिन जो और जो चीजें हैं हम जो डेली यूज में लाते हैं, वो वहां पे 12 से 5% आने की पूरी उम्मीद है। ये उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो महिलाएं। किसानी का भी सर थोड़ा चाहेंगे जिक्र कर दें, बीज की बात हो, खाद कीटनाशक की बात हो, कृषि यंत्रों की बात हो। जी हाँ, तो जहां तक किसानों की बात है, तो किसानों के लिए तो मैंने जैसे इस किसानों के लिए तो इसके अंदर बहुत काफी चीजें, जैसे ट्रैक्टर का हमने जिक्र किया था। तो ट्रैक्टर जो है वो आपके वो भी 12% की कैटेगरी में, वो 5% में आ जाएंगे, तो उससे किसानों को बहुत लाभ होने वाला है। इसके अलावा जो कीटनाशक हैं आपके, जितने भी बायोपेस्टिसाइड्स हैं, वो सारे इससे प्रभावित होंगे, वो सब सस्ते हो जाएंगे, 12 से 5 पे आ जाएंगे आपके। इसके अलावा जो जितने भी यंत्र हैं आपके, स्प्रिंकलर्स हैं, हार्वेस्टिंग के हैं, जमीन को आपको जिसको हम हल चलाने से जो अपना तैयार करते हैं जमीन को, उससे रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट है, वो सारे के सारे 12% में फॉल करते हैं। ये सारे के सारे 5% में आ जाएंगे। तो वहां पे भी किसानों के लिए सीधे रूप से 7% का हमें बेनिफिट दिखाई देता है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक आपका फर्टिलाइजर है, जो कि स्पेसिफिक केमिकल से यूज होता है इंडस्ट्री में, अपना फार्मिंग इंडस्ट्री में, वह भी 12 से 5 में आएगा। और साथ में, जैसे मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जितनी भी हमारी कृषि से जुड़ी हुई और संबंधित कार्य हैं, जैसे आपका फॉरेस्ट्री का है, आपका हनी बी कीपिंग का है, और पोल्ट्री का है, ये सारे भी जितने भी क्षेत्र हैं, इनसे जुड़ी हुई जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं,
उन सब में जो है ये फर्क आने वाला है। शिशिर जी, बहुत सवाल भी हमारे व्यूअर्स के आए थे और शिशिर जी ने एक एक सवाल को बड़े सहेज कर, जो बहुत उनको उपयुक्त लगे कि वो आम लोगों के औरों के भी सवाल हो सकते हैं। शिशिर जी, मैं चाहूंगा कि आप के मन में भी अगर कोई सवाल है, और बाकी इसके अलावा जो वीडियो में पहले हमारे तो कई सारे दर्शकों सवाल का ही ले हैं। लेते हैं सवाल। जी सर, प्लीज। एक दर्शक ने लिख के भेजा है कि सरकार ये कैसे सुनिश्चित करेगी कि जीएसटी कम होने का लाभ उपभोक्ताओं मतलब इंड यूजर तक पहुंचे। क्या प्रोडक्ट के ओईएम या प्रदेश की सरकारें अपना टैक्स बढ़ाकर इस छूट को चूस तो नहीं लेंगे? देखिए, आपको जैसा आप ही ने शुरुआत में कहा था कि जीएसटी काउंसिल में सभी क्षेत्र, सभी राज्यों के अपने प्रतिनिधित्व हैं, और जो भी अब तक जीएसटी काउंसिल में से जुड़े हुए डिसीजन आए हैं वो कंसेंसस से आते हैं जी। तो इसका माने ये हुआ कि जो भी डिसीजन आएगा उन सब में सभी सरकारों की सहमति होना निश्चित है जी। ऐसी स्थिति में। और उनके पास ये ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो सरकारें कल को अपने कोई अलग रेट लेके आए, तो इसलिए उनको जीएसटी काउंसिल में जो भी निर्णय होगा उसी के हिसाब से पूरे देश को चलना होगा। तभी जीएसटी आया भी था कि एक देश और एक ही जीएसटी रेट। तो जहां तक उसकी बात है कि जो भी निर्णय लिया जाएगा, जिन भी वस्तुओं के लिए लिया जाएगा, वो सभी राज्यों के लिए लागू रहेगा। हाँ, इसमें जो उन राज्यों का जो कंसर्न है कि भाई एकदम से हम 12 से 5 पे आ रहे हैं या 28 से 18 पे आ रहे हैं, तो जो आपका राजस्व है वो बहुत घटने की उम्मीद है। लेकिन जैसा आपने देखा कि इस साल में हमारा इनकम टैक्स की जो लिमिट है वो भी 12 लाख की हो गई है, और साथ के साथ ये मेजर रिफॉर्म आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों को अगर हम जोड़ के देखें तो राजस्व तो काफी कम होना चाहिए। जो सरकार के भी अपने अनुमान होंगे वहां पे भी उनको राजस्व कम मिलेगा, क्योंकि 12 लाख की अगर लिमिट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां पे भी राजस्व कम मिलेगा। इधर से जीएसटी में भी कम करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये स्वाभाविक प्रश्न है कि जो राजस्व की कमी आएगी उसको पूरा कैसे किया जाएगा। तो देखिए, इसके अंदर जैसे मेरा मानना है कि एक तो जब चीजें सस्ती होती है तो कंजम्पशन बढ़ती है, तो जैसे ही ये चीजें सस्ती होती है तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी के हाथ में जो पैसा ज्यादा आएगा वो उसको व्यय करने पर लगाएगा। कंजम्पशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि ये राजस्व पे जो भार पड़ने वाला था वो थोड़ा कम होगा, लेकिन निश्चित रूप से ये पूरा तो भरपाई नहीं हो पाएगी। अब इसके अंदर जैसे अभी यूएसए वाली बात चली थी कि उनके टैरिफ रेट अभी तो कम नहीं हुए हैं, तो अभी बात ये चल रही है कि और जो देश है वहां पर ये सब देखा जाए। और अभी आपने देखा कि रूस या चीन के साथ एकदम से संबंधों में एकदम से परिवर्तन आया है पिछले 1-1.5 महीने में। तो इन सब चीज, अगर ये सब चीजें होती है तो कहीं ना कहीं सरकार का ये बिल्कुल मानना रहा होगा कि राजस्व की भरपाई अगर ना भी हो पाए, लेकिन कम से कम उतना नहीं होगा जितना कि उन्होंने अनुमान लगा रखा है। यानी कि कंजम्पशन बढ़ने से राजस्व जो है वो शायद सरकार पूरा करना चाहेगी, क्योंकि अभी तक कोई आंकड़ों का हमारे पास कोई विश्लेषण नहीं है कि इसमें कोई अनुमान लगा रहा है कि 2 लाख करोड़ का इससे फर्क पड़ेगा। कोई कह रहा है कि जीडीपी में 0.5% का गिरावट आएगी। लेकिन जैसे अभी आपने देखा 4 दिन पहले ही जीडीपी की फिगर्स आई हैं पहले क्वार्टर की, जो 7.8% की हैं, जबकि अनुमान 6.5 का था जी। तो ऐसी स्थिति में हम ये सोचें कि राजस्व गिर ही जाएगा, तो ये अनुमान मेरे ख्याल से अभी थोड़ा बहुत जल्दी है। और सरकार ने निश्चित रूप से अगर ये निर्णय लिए हैं तो उन्होंने राजस्व की भरपाई कैसे पूरी होगी उसके लिए भी जरूर सोचा होगा। सर, मैं ये एक चीज जानना चाह रहा था कि जो शिशिर जी ने सवाल किया हमारे दर्शक का, उसमें शायद उनको ये भी आशंका है कि मान लीजिए उदाहरण लेते हैं कि कोई सामान आज की तारीख में हमको जिस दाम पर मिल रहा है और 10% जीएसटी की उसमें कटौती की जाती है, तो यानी कि 10% के हिसाब से उसके दाम कम होने चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, वो 5% दाम अपनी तरफ से अपना मुनाफे का शेयर उसमें बढ़ा दे और आखिर में जो उपभोक्ता है उसके पास सिर्फ 5% ही जो है लाभ कैरी हो पाए। ये कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, क्योंकि इस चीज की भी आशंका है कि भाई आप उसके दाम अपने से फिर बढ़ा दें अपनी लागत दिखाते हुए। बिल्कुल सही कह रहे हैं रविंदर जी। देखिए, ये बड़ा जो आपने विषय उठाया ये बड़ा सेंसिटिव है, और बिल्कुल क्योंकि एक आप जैसे मैं जो पिछला हमारा हुआ था शो, मैं उसमें जो लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मैं उनको देख रहा था, और ज्यादातर कमेंट्स में मुझे ये दिखाई दिया कि उनको ये भरोसा नहीं है कि ये जो पहले तो उनको ये भरोसा नहीं है कि ये परिवर्तन हो जाएगा,
अगर हो जाएगा तो उनको ये आशंका है कि ये हमें इसका लाभ कैसे पहुंचेगा। तो ये बिल्कुल सही प्रश्न है आपके, और मैंने इसके ऊपर कहीं बहुत विश्लेषण किया। मैंने कुछ हल्का सा पिछली बार इसके ऊपर बात भी की थी कि देखिए, हम भी एक ग्राहक हैं, बाजार में जाते हैं तो हम भी सुनते हैं कि चीजें, वस्तुएं की ये रेट कम हो रहे हैं, तो घर वाले पूछते हैं, बीवी पूछती है, पत्नी पूछती है, बच्चे पूछते हैं कि पापा कम कैसे हो गए, हमें तो कुछ नहीं कम दिखाई दे रहा है। तो देखिए, ये एक इसमें मैं जो लगातार सरकार भी अपने माध्यम से कहती है, मैं भी कहना चाहूंगा कि ग्राहक को दुकानदार से अपना बिल जरूर मांगना चाहिए। जो भी वो वस्तु ले रहा है वो अपना बिल जरूर मांगे। देखिए, क्योंकि अगर वो बिल नहीं लेगा तो उसको ये नहीं पता कि वो कितने मूल्य पे वो टैक्स दे रहा है या कितना टैक्स दे रहा है। क्योंकि एमआरपी, ज्यादातर जो वस्तुएं आममर्रा की जो वस्तुएं होती है, आम रोज की जो वस्तुएं होती है, उन पे एमआरपी ही लिखा होता है। तो देखिए, एमआरपी में फिर वही बात है कि 500 रुपए लिखा हुआ है, दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार कहता है लो जी मैं आपको 20% डिस्काउंट देता हूँ और 400 की ले जाओ। अब बिल तो कोई मांगता नहीं है। तो जब तक आप बिल नहीं मांगेंगे या बिल मांगने की आदत नहीं डालेंगे, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपने परिवर्तन से पहले किस मूल्य के ऊपर टैक्स दिया था और अब परिवर्तन के बाद आप किस मूल्य पर टैक्स दे रहे हो। क्योंकि देखिए, टैक्स रेट तो चेंज हो जाएगा, वो तो 12 का 5 हो जाएगा, लेकिन जो जिस मूल्य के ऊपर वो टैक्स लगा रहा है वो आपको तब तक नहीं पता चल सकता जब तक आप बिल नहीं लेंगे। उससे तो फिर आप जुड़ा सर एक पाठक का सवाल है कि क्या इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि जिस तरह से एमआरपी लिखा होता है पैकेट पे, डिब्बों पे, उसी तरह से जीएसटी भी अंकित हो? देखिए, मैंने सुझाव पिछली बार के शो पे दिया था कि मेरे को ये लगता है कि ग्राहक जब कोई भी वस्तु खरीदने जाए तो कम से कम उसको ये तो पता होना चाहिए कि इस वस्तु पे जीएसटी वो कितना दे रहा है। और इससे भी बढ़िया ये हो सकता है कि होने को उद्योग वाले कहेंगे कि भाई देखो, हम क्या, उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है कि भाई परिवर्तन से पहले क्या एमआरपी थी और परिवर्तन के बाद क्या एमआरपी है। लेकिन इसमें उद्योग वालों को भी सोचना चाहिए कि उनके भी भले की बात है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, जब हम प्री जीएसटी से जीएसटी पे आए थे तो एक कानून है जो अभी भी है, एंटी प्रॉफिटेरिंग का कानून है, जिसके अंदर कोई भी कंप्लेंट कर सकता है और कह सकता है कि जी हमें तो इस परिवर्तन के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो उसमें फिर कंपनी को आगे बताना पड़ता है कि भाई उन्होंने कैसे ये फायदा ग्राहक तक पहुंचाया। तो जैसा आपका ये कंसर्न था कि भाई ये कैसे हम अनुमान लगाएं कि हमें फायदा हुआ है कि नहीं हुआ, तो देखिए वो प्रावधान है कानून के अंदर कि आप एंटी प्रॉफिटेरिंग लॉ के अंदर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उद्योगपतियों के लिए भी, उद्योगों के लिए भी जरूरी बात है कि वो भी इस चीज पे ध्यान रखें कि इस परिवर्तन से पहले वो जिस वैल्यू के ऊपर वो जीएसटी लगा रहे थे, चेंज होने के बाद वो वैल्यू उतनी ही है या घट गई है, या क्योंकि जब तक वो इस चीज को ध्यान में नहीं रखेंगे कल को उनके लिए भी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि सरकार किसी ना किसी कंप्लेंट के ऊपर उनको नोटिस देगी, फिर उनको आगे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे ये बेनिफिट पास ऑन किया है या नहीं किया है। तो ये उद्योग के जो जितने भी उद्योगपति हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि परिवर्तन से पहले जिस मूल्य पे वो बेच रहे थे और परिवर्तन के बाद वो जिस मूल्य पे बेच रहे हैं उसके बीच में उनके पास पूरा सबूत होना चाहिए कि उन्होंने जो है ये परिवर्तन पासन किया है। उनके लिए भी जरूरी है। तो अगर उनके लिए जरूरी हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये डाउन द लाइन ग्राहकों को भी दिखाई देगा कि हाँ, चेंज से पहले जो रेट था वो ये था और चेंज के बाद ये है। लेकिन हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर वस्तु के ऊपर ही ये कहीं पे दिखा दिया जाए कि चेंज से पहले इतना था, चेंज के बाद इतना है, या कम से कम जीएसटी रेट इतना है, तो मैं समझता हूँ कि वो ग्राहकों के लिए अच्छा ही होगा। क्योंकि आज की तारीख में तो देखिए फैक्ट यही है कि हम बाजार में अगर मॉल में जाते हैं तो आपको पता है वहां पे बिल मिलता है, लेकिन अगर हम अपने पड़ोस की दुकान में जाते हैं, कहीं से भी लेते हैं, तो वहां कोई भी ग्राहक कभी भी बिल नहीं मांगता है। एक सर उदाहरण इसी में देते हैं लोग, याद कीजिए वो जमाना जबकि रेस्टोरेंट में खाने पीने पर 18% का जीएसटी था। दुकानदारों को फायदा ये था कि उस पे उनको लाभ मिलता था। वो क्या उनको बोलते हैं, डीबीटी नहीं, ये इनपुट आईटीसी का लाभ मिलता था। अब 5% कर दिया विदाउट आईटीसी। तो लोग कहते हैं कि हम तो जितने में 300 रुपए में मान लिया जाए पनीर लबादार देता था या मुर्ग मसल्लम 300 रुपए प्लेट था, वही अभी भी है। जीएसटी में 18 से 5% करने का कोई फायदा नहीं हुआ। इस पर सर थोड़ा सा प्रकाश डालें, इसमें हुआ क्या था?
नहीं देखिए, अभी जैसे आपने पनीर का एग्जांपल लिया, तो जैसे मैंने अभी बोला प्रोसेस्ड फूड्स, या आप ये कहिए कि जो जो पदार्थ हमारे कंटेनर में आते हैं, सील्ड कंटेनर में आते हैं, देखिए वहां तो आपको एमआरपी देखिए, अदरवाइज पनीर अगर आप किसी क्या कहते हैं, हम अपना डेयरी वाले दुकान पे जाते हैं और वहां पे हम पनीर लेते हैं, कच्चा पनीर लेते हैं, तो देखिए कच्चे पनीर पे तो कोई जीएसटी ऐसे है ही कोई नहीं, जीएसटी है नहीं। रॉ के ऊपर तो कोई जीएसटी नहीं है, तो वहां तो कोई परिवर्तन आने की उम्मीद ही नहीं है। जो परिवर्तन दिखाई देगा वो आपके सील्ड या कंटेन्ड जो कंटेनर के अंदर जो बंद चीजें हैं, फ्रूट जूस हो गए, जैम्स हो गए, मैंने बताया आपके जितनी भी और ये चीजें हैं जो कि एक आपके ब्रांडेड जिसे हम कहते हैं, जिसे हम ब्रांडेड बोलते हैं, देखिए वहां पे परिवर्तन आएगा अगर आएगा तो। अदरवाइज जो रॉ चीजें हैं, आप दूध लेने जा रहे हैं, आप खुला दूध लेते हैं या खुला पनीर ले रहे हैं, देखिए उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वो चीजें तो हमारे और जो बेचने वाले उसके संबंध के बीच में है कि वो हमें कितने में देता है ना, वो तो मार्केट ड्रिवन है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ब्रांडेड इंडस्ट्री की, कि जहाँ पे कोई वस्तु पैकिंग के अंदर मिल रही है, कोई वस्तु पैकिंग के अंदर मिल रही है, वहां पे चूंकि उनको ये कानून के हिसाब से उनको एमआरपी डिक्लेयर करना पड़ता है, या बिल भी हम लेते हैं, तो देखिए वहां पे ये परिवर्तन हमें दिखाई देना चाहिए कल को जब ये रेट बदल जाते हैं। तो उसके लिए ही हम बात कर रहे हैं कि भाई या तो वो वस्तु के लेवल के ऊपर ये कहीं ना कहीं सरकार कोई व्यवस्था बनाए कि वो कहे कि भाई आप ये दिखाइए, क्योंकि अभी भी हम जनरली बिल देखिए, बिल लेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई प्री जीएसटी ये परिवर्तन से पहले क्या किस मूल्य पे हमें वस्तु मिल रही थी और परिवर्तन के बाद किस पे मिल रही है। अगर हम बिल नहीं लेंगे तो फिर तो ये फिर वही बात आपकी कि पहले भी इतने नहीं मिलता था, अब भी शायद उतने में मिलेगा, क्योंकि एमआरपी के अंदर देखिए बहुत मार्जिन होता है। आप मान के चलिए कि कोई एमआरपी है तो उसमें काफी मार्जिन रहता है, तो निश्चित रूप से फिर जो बेचने वाला है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो कितना मार्जिन रखना चाहता है अपने पास। तो वहां तो बात पहले वाली ही रहेगी जब तक हम बिल नहीं मांगेंगे दुकानदार से। नहीं सर, इसमें भी दो चीज हो जाती है ना, कि एक तो ये कि अगर हम कोई खाना मंगवा रहे हैं किसी डिलीवरी ऐप से, तो वो दूसरी व्यवस्था हो गई। एक व्यवस्था ये हो गई कि हम अपने परिवार के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाकर डाइन इन कर रहे हैं, वहां पर बैठकर खाना खा रहे हैं, तो वो दूसरी व्यवस्था हो गई। क्या अभी जो व्यवस्था है उससे बदलाव इसमें आपको लग रहा है कि लाया जा सकता है इन दोनों ही चीजों में, चाहे वो टेक अवे फूड की बात हो या फिर होम डिलीवरी फूड की बात हो या फिर डाइन इन करने वाली बात हो? सर इसमें ऑलरेडी देखिए 5% पर हैं हम, इसमें ऑलरेडी 5% पे है। अलावा इसके कि जहाँ होटल्स हैं बड़े, जहाँ पे रेस्टोरेंट है, वहां पे रेट डिफरेंट है, अदरवाइज 5% पर हम हैं। तो जैसा आपने कहा कि भाई रेस्टोरेंट में जाते हैं या उसमें जाते हैं, तो वहां तो कोई इसमें परिवर्तन नहीं आने वाला है, जो मेरा मानना है, जो या जितना भी अब तक आया है वहां इसकी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप सेवाओं की जैसे हमने बात करी, जैसे पिछली बार रह गया था, मैं कहने ही वाला था पर मेरे ध्यान से निकल गया था, तब तक आया भी नहीं था, लेकिन अब तो आ चुका है कि जो आप हम बात कर रहे थे, थोड़ा विषय हटके है, वो है आपकी लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। देखिए ये बड़ा जो है परिवर्तन, जो कि बिल्कुल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कह चुके हैं, सरकार भी मान चुकी है। तो देखिए इस पे आज की डेट में 18% का जीएसटी है, और हम सब जितने भी हैं सब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लेते ही हैं और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए भी पॉलिसीज लेते ही हैं। तो देखिए वहां पे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा अगर ये अभी 18 से सीधा या तो हो सकता है 5 पे आ जाए, या हो सकता है खत्म ही कर दे। तो देखिए ये बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे लाभ पहुंचने वाला है। एक और हमारे दर्शक, एक व्यूअर का कमेंट आया था, मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लूंगा, उन्होंने जो आज की तारीख में सबसे महंगा कंपनी का मोबाइल मिलता है और उस देश में वो बनता है जहां पर हमारा पंगा चल रहा है, तो उन्होंने पर्टिकुलर उस ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। हम इन टोटलिटी जानना चाहेंगे कि स्मार्टफोन और बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, क्या उसमें भी जीएसटी की दरों में कमी आने वाली है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिले और दिवाली में लोग अपना पुराना सामान बदल दें? देखिए जहां तक आपने मोबाइल की बात करी है, तो देखिए मोबाइल में तो अभी वो 18% पर हैं, तो 18% देखिए मैक्सिमम वस्तुएं उस कैटेगरी में है, सरकार का मैक्सिमम रेवेन्यू वहां से आता है, और जितने भी हम देख रहे हैं सुन रहे हैं, वहां तो कहीं ऐसा कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई देता कि मोबाइल के रेट घट जाए। हाँ, जो दूसरी कुछ चीजें हैं जैसे वॉशिंग मशीन है या डिश वॉशर्स हैं या टेलीविजन हैं, जो बड़े टेलीविजन स्क्रीन है, देखिए वो 28% पर है।
तो वो निश्चित रूप से 28 से 18 पे आ सकती हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की अगर आप बात करते हैं तो हाँ, उस कैटेगरी में 28% में कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं आज भी हैं, वो 18 पर आ सकती है, तो वहाँ निश्चित रूप से फायदा होता दिखाई देगा। लेकिन जो ये आपने मोबाइल वाली बात करी है, तो मेरे को तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई नीचे आएगी, क्योंकि सरकार को राजस्व भी तो कहीं से लेना होगा। तो अगर सब वस्तुएं 18 से 5 पे ले आएंगे, क्योंकि देखिए 18 से 12 तो आप सोच सकते थे, लेकिन 18 से 5 में आने का मतलब आप समझ सकते हैं कि 13% का, और जबकि मोबाइल आज की डेट में आप देखते हैं कि हर आदमी के पास है। तो यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई, हाँ, अगर वैल्यू बेस कोई वो चेंज करना चाहें, मान लीजिए हम कहें कि 10,000 से नीचे वाला मोबाइल 5 पे ले आए, तो वो एक संभावना हो सकती है, बट लेकिन वो केवल एक स्पेकुलेशन है, अनुमान है। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई प्रपोजल मोबाइल्स के मामले में कहीं सुनने में आता है। शीर्षक जी। ठीक है सर, हमें लगता है कि हमारे पाठकों का सवाल हो गया है, और एक वही ये था कि जीएसटी रेट अलग से मुद्रित होगा, तो सर का भी कहना है कि इन्होंने भी पहले भी सुझाव आया था। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ अपनी तरफ से बताना चाहें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं 2-3 चीजें जोड़ना चाहूंगा। एक तो जैसे हॉस्पिटल्स की बात आ रही थी, तो आपको मालूम होगा कि हॉस्पिटल में जो कमरे हम लेते हैं, अगर कभी भगवान ना करे एडमिट होना पड़े, तो वहां पर पहले ये एग्जम्प्ट था बिल्कुल, लेकिन बीच में सरकार ने इसमें परिवर्तन किया और उन्होंने कहा कि जिस कमरे का किराया 5,000 से ऊपर का है, तो वहां पे उन्होंने जीएसटी लागू कर दिया था। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे जो चेन, हमारी सप्लाई चेन है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये बात बनती है कि भाई क्योंकि आज के डेट में आप किसी भी एक मध्यम वर्गीय हॉस्पिटल में जाएं, बड़े हॉस्पिटल की तो मैं बात नहीं करता, प्रत्येक दिन का जो रूम का किराया है वो बड़े आराम से 5,000 से ऊपर हो जाता है। तो वो सप्लाई चेन को अगर हम देखें, क्योंकि मेडिकल की ज्यादातर चीजें हमारी एग्जाम कैटेगरी में आती हैं, तो उसके बीच में ये जो कमरे का किराया वाला का जो कंसेप्ट है, उसको सरकार सोच सकती है कि भाई इसको हम वापस ले लें, और ये कदम सरकार उठा सकती है। उसमें मुझे नहीं पता कि राजस्व का कितना फर्क आएगा, लेकिन वहां पे एक कदम सरकार उठा सकती है। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी आपने देखा कि जो हमारे कारीगर लोग हैं, जो काफी जॉब वर्क का काम करते हैं, देखिए जॉब वर्क भी हमारा 12% की कैटेगरी में आता है। अच्छा, हाँ, जॉब वर्क भी हमारा जो सारा है वो 12% की कैटेगरी में आता है। तो अब चूंकि 12% हटाने की बात हो रही है, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर ये जॉब वर्क भी 12 से 5 पे आता है, तो एक जितना भी हमारा कारीगर समाज है, या जो छोटे लोग हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं, उनके लिए काफी फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें जॉब वर्क के ऊपर बनती हैं, जैसे हम आउटसोर्स भी बोलते हैं। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो वहां पे अगर ये 12% पे है काफी वजह उसमें एक्टिविटीज, तो वो 5 में आ सकती हैं, जिस हिसाब से सरकार कह रही है। तो ये मैं जोड़ना चाहूंगा। इसके अलावा मैंने, हाँ, एक जैसे आपके जो होटल के जो कमरे हैं हमारे, यहाँ पे भी 7,500 रुपए तक आज की डेट में 12% है, और उसके ऊपर 18% है। तो यहाँ पे भी अगर 7.5 से नीचे 5% पे आते हैं, आ सकते हैं बल्कि निश्चित रूप से, तो वहां पे भी काफी फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जितना हमारा आज की डेट में पर्यटन बढ़ गया है, और एक मध्यम वर्गीय परिवार, मोदी जी भी लगातार कहते हैं कि भाई आप अपने देश में पर्यटन कीजिए, तो ऐसी स्थिति में अगर ये 7,500 से नीचे के जो कमरे हैं पर दिन के, वहां पे जीएसटी 12% है, तो वो 5% पे आता है, तो हमारा पर्यटन में भी इसको बढ़ावा मिलेगा। तो ये भी एक क्षेत्र है जहाँ पे लोगों की नजर जा सकती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स का जो मैं कहूँ तो स्पोर्ट्स गुड्स जो हैं हमारे, काफी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, वो भी 12.5% में आते हैं। तो वहां पे भी ये जो परिवर्तन है अपना खेल दिखाएगा। और जैसे कि हमने देखा है कि अभी हमने कॉमनवेल्थ गेम्स की बिड दाखिल करी है अहमदाबाद के लिए, और शायद ओलंपिक्स भी 2036 का हमारा उद्देश्य है। तो आप देखिए कि खेलों में लगातार हम अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो खेलों से जुड़ी हुई चीजें हैं, इक्विपमेंट है, वो भी सस्ती होने की पूरी मैं संभावना रखता हूँ। तो ये भी एक मौका है स्पोर्ट्स खेलने वालों के लिए कि भाई वो स्पोर्ट्स से जुड़े। और साथ ही स्टूडेंट्स, जो हमारे शिक्षार्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनसे जुड़ी हुई बहुत सी वस्तुएं हैं। आपकी एक्सरसाइज बुक हैं, नोटबुक्स हैं,
मैप्स हैं, पेंसिल्स हैं, शॉर्पनर्स हैं, ये सारी चीजें 12% की कैटेगरी में है। इन पे भी परिवर्तन बिल्कुल होना निश्चित है। तो स्कूल के बच्चों के लिए भी चीजें सस्ती होनी चाहिए। लेकिन मेरा वही है कि हाँ, हमें बिल लेने की आदत अभी से डाल लेनी चाहिए, जिससे कि जब वो समय आए तो हम दुकानदार को कह सके कि भाई तुमने तो पिछली बार 50 रुपए में दी थी, जी सर। इस बार उतना ही पैसा क्यों मांग रहे हो, आपको रेट चेंज हो गया। शिशिर जी, मैं एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे इसमें लेना चाहूंगा कि ये 3 और 4 तारीख की जो बैठक है, क्या ये इस बैठक में जो भी डिसाइड होगा इसकी घोषणा 4 तारीख की शाम तक पता चल जाएगी मीडिया के जरिए हमारे देश के लोगों को कि कितने % जीएसटी में कटौती हुई है, कितनी स्लैब खत्म हुई है, क्या कोई नई दरें लागू हुई हैं, और ये इम्प्लीमेंट कब से होगा, इस बारे में जानकारी भी क्या 4 तारीख की शाम को ही मिल जाएगी? थोड़ा सा इसमें मैं कहूंगा कि इंतजार करें। मुझे तो लगता है कि शाम तक नहीं होगा। एक दिन की जब बैठक होती थी तब देर शाम तक चर्चा चलती रहती थी। जब 2 दिन की बैठक है तो हो सकता है कि पहले दिन भर चर्चा हो, शाम दूसरे दिन दोपहर बाद मतलब लंच वंच के आसपास घोषणा हो जाए, क्योंकि उन्हें भी तो, सरकार को भी तो है कि भाई मीडिया वालों के साथ सही समय पे चला जाए तो लोगों को तुरंत पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद होगा क्या कि वो तो, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। जब जीएसटी काउंसिल फैसला ले लेगी तो वो उसी समय तय कर देगा कि इसको तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाए या आगे की डेट दे दे। तो वो उसी दिन हो सकता है कि वित्त मंत्री घोषणा कर दे कि ये किस दिन से लागू होगा ये प्रावधान। तो अब हमने इतना इंतजार कर लिया 15 अगस्त के बाद, तो है कि 2 दिन और, आज 2 तारीख हो गया, 4 तारीख तक हम लोग इंतजार कर लें। हो सकता है कि 4 तारीख को सुबह सुबह खुशखबरी मिल जाए, दोपहर में खुशखबरी मिल जाए या शाम को खुशखबरी मिले, लेकिन खुशखबरी तो मिलना तय है। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा शिशिर जी आपका, और अतुल सर, वेरी स्पेशल थैंक्स टू यू ऑल्सो सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे व्यूअर्स के तमाम धारणाओं को, उनके सवालों का जवाब आपने दिया, और जीएसटी के इस कंसेप्ट को बड़ी आसानी से आपने यहाँ पर समझाने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के धन की बात एपिसोड में फिलहाल इतना ही, और जब ये जीएसटी की नई दरों की घोषणा हो जाएगी, उससे किस सेक्टर पर, किस सामान पर फर्क पड़ने वाला है, आपकी जिंदगी पर उसका क्या असर पड़ेगा, कितना बोझ खर्चे का आपका कम होगा, बड़ी वीडियो और कई सारी वीडियोस लेकर हम आगे जरूर आएंगे। फिलहाल आज हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद।